गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। रात के 10 बज रहे हैं और बहुत ही लंबे समय के बाद मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात करने जा रहा हूं जो पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में चैनल पर जुड़े हैं या आने वाले 10-15 दिनों में चैनल पर जुड़ेंगे या फिर जिन्हें यूपीएससी की तैयारी का शुभारंभ करना है, क्योंकि काफी समय के बाद हम उन विद्यार्थियों पर लक्षित क्लास ले रहे हैं जो बिल्कुल तैयारी की शुरुआती दौर में हैं। उनके मन में कई तरीके के सवाल उठते हैं। कोचिंग क्लास, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब, सेल्फ स्टडी, कितना कवर करना है, कहां कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग कब होगा। उन सभी विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त विवरण, मतलब ज्यादा नहीं, आधे घंटे में मैं अपनी बात खत्म करके चला जाऊंगा, ताकि उन नए विद्यार्थियों को कुछ बेसिक बातें और तैयारी की शुरुआत का पैटर्न बता दूं, ताकि वे लोग भी अपनी तैयारी को एक सही दिशा में शुरू कर सके। आइए, आप सभी का भरपूर स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इस चैनल पर। विशेष रूप से आज का वीडियो समर्पित है उन विद्यार्थियों को जो अपनी तैयारी का शुभारंभ आज, कल या आने वाले महीने भर में करेंगे या पुराने एक महीने से कर रहे हैं। एग्जाम रस पर आप कदम कदम बढ़ाए जाके माध्यम से लक्ष्य आधारित घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका डेडिकेशन है और आप चाहते हैं कि आपको एक साल में ही सिलेक्शन लेना है, तो कदम कदम बढ़ाए जा की सीरीज से भी आप जुड़ते चलिए। अपनी तैयारी को भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम, सबसे एनर्जेटिक टीम के साथ जोड़िए। आप किताब सीरीज से भी जुड़ सकते हैं जो 17 जुलाई से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट होने वाला है। इस समय सब्सक्रिप्शन पर आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और गारंटेड मेंस तक का सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्रॉमिस 2 साल के सब्सक्रिप्शन में सिलेक्शन न होने पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आपके पास इस समय लोन की भी सुविधा है। 20 बुकलेट्स दिए जा रहे हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अतिरिक्त दिया जाता है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन को भी आप चुन सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप स्कॉलरशिप जीत कर ही सिलेक्शन ले और तैयारी करें, तो एमके लाइव रिफर कोड स्कॉलरशिप टेस्ट में यूज करिएगा। 21 जुलाई से कई सारे नए बैच बन रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का। जितने भी नए लाल लाली हैं जो अभी अभी यूपीएससी के इस क्षेत्र में जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि यूपीएससी एक संस्थान जो कि कई तरीके की परीक्षाओं को आयोजित करती है। उस यूपीएससी संस्थान के द्वारा, यूपीएससी संस्थान के द्वारा एक संवैधानिक संस्था है ये, प्रति वर्ष सिविल सर्विस एग्जाम की परीक्षा आयोजित की जाती है, जो भारत में लगभग 24 से 25 टाइप के प्रशासनिक सेवाओं के पदों पर रिक्तियां या खाली पदों को भरती है, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांडेबल होता है आईएएस का एक पद। उसके बाद आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफओएस कह देते हैं। वर्तमान में आईएफओएस की जो परीक्षा है पीटी की, और ये जो बाकी सारी सर्विसेज की एक साथ जो परीक्षा होती है, उनका प्रीलिम्स का एग्जाम एक जैसा होता है। सिविल सर्विस एग्जाम में 3 पैटर्न है, 3 स्टेज हैं। पहला प्रीलिम्स का स्टेज होता है, दूसरा मेंस का स्टेज होता है, तीसरा इंटरव्यू साक्षात्कार की बात होती है। प्रीलिम्स में हमें ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब देने होते हैं। केवल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से। पेपर 1 में 200 अंक और 100 प्रश्न होते हैं। इसे हम जीएस कहते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक। सामान्य अध्ययन का पेपर,
और यहां पर दूसरा पेपर 200 और 80 प्रश्न, जिसे पढ़ाने वाले शिक्षक सीसेट के नाम से जानते हैं। इस पेपर में केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। 66 अंक इस पेपर में लाना जरूरी है। अगर हम कहें तो 66 अंक या 27 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तो ही आपका पहला पेपर मतलब कंसिडर होगा कट ऑफ के लिए। अगर इतने नंबर नहीं आए तो पहले पेपर में कितने भी अंक आ जाए वो 0 ही माने जाएंगे। कट ऑफ कितना जाता है, तो जनरली कट ऑफ अगर मैं रेंज कहूं तो 98 से लेकर 112 नंबर तक का कट ऑफ अभी तक गया है। तो 98 से 112 हम औसतन मान के चलते हैं कि प्रतिशत के रूप में कट ऑफ 50 से 55% अंकों का जाता है। जैसे कि कट ऑफ से आप अवगत हो गए तो आपको यह पता है कि इस यूपीएससी के एग्जाम में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 80% मार्क्स स्कोर करता हो, 90% मार्क्स स्कोर करता हो। फिर दूसरा पेपर सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इस सब्जेक्टिव टाइप के पेपरों में 4 जीएस के पेपर होते हैं। 2 आप अपनी मर्जी से एक विषय चुनते हैं, उस विषय को हम लोग ऑप्शनल का पेपर कहते हैं। एक निबंध का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है। यदि आप हिंदी में देना चाहें, मराठी वाले मराठी में भी दे सकते, गुजराती में भी। 22 भाषाओं के विकल्प होते हैं और एक इंग्लिश का पेपर होता है। इन दोनों पेपर में 300 अंकों में से 75 अंक लाना जरूरी है। यदि किसी भी पेपर में 74 मार्क्स आ गए तो ऊपर वाले पेपर चेक नहीं होते हैं। तो ये क्वालिफाइंग कहलाते हैं। सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इनमें भी लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, एक अनसिंग पैसेज में प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं। ऐसी बात कहे तो कुछ ग्रामर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस के जो 4 पेपर होते हैं वो 250 नंबर के होते हैं। तो कुल 1000 नंबर का जीएस होता है। 250 नंबर के ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 500 नंबर उनका होता है। और निबंध 250 नंबर का एक, तो 1750 नंबर का ये लिखने वाला पेपर होता है। यहाँ लेखन शैली में आपकी लेखन की सुंदरता का महत्व नहीं है, बल्कि इस बात का महत्व है कि आपने प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना सटीक लिखा है, कितना प्रश्न की शर्त को पूरा करते हुए लिखा है। और इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें या इसमें हम बात करें कि कितने नंबर औसतन आते हैं, तो जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं जनरली उनके नंबर 800 या 850 से ज्यादा के होते हैं। वो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो जनरली हम बात करें तो 800 प्लस नंबर, अगर हम 1750 का बात करें तो आधे से भी कम, लगभग 45 से 50% नंबर यदि इसमें आपके आ जाते हैं तो आप इसका दूसरा स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि हम सिंपल सी बात आप लोगों से कहें तो बहुत ही बेसिक स्तर पर रिफ्रेश कर दीजिएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, मैंने इंटरनेट चेंज कर दिया है, रिफ्रेश कर दीजिएगा, शायद अब क्लैरिटी ज्यादा बेहतर आएगी। अब क्लैरिटी ज्यादा बेटर आएगी। आप रिफ्रेश कर दीजिएगा चीजों को बस, ठीक है। तो मैं वापिस अपनी बातों को दोहरा दे रहा हूं। यूपीएससी का जो पहला पड़ाव होता है, या शुरुआत से मैं समझा देता हूं क्योंकि थोड़ी सी बात मुझे लग रही है कि यहां पर यूपीएससी एक संस्थान है जो कई परीक्षाओं को आयोजित करती है, जिसमें सिविल सर्विस एग्जाम नाम की परीक्षा होती है जो अलग अलग पदों पर रिक्तियों को भरती हैं। इसके द्वारा जो आईएएस की जो सिविल सर्विस एग्जाम होती है उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी 24 अलग अलग पदों पर भर्तियां होती हैं। एक और एग्जाम होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की, ये भी इसी के साथ होती है। इन दोनों का पीटी, इन दोनों का पहला एग्जाम कॉमन होता है। अगर सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें तो उसमें जो मेन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वाली जो बातें हम कह रहे हैं उसमें 3 स्टेप में परीक्षा होती है। पहला पीटी ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के। पहले पेपर में 100 प्रश्न, दूसरे में 80 प्रश्न। पहले पेपर को जीएस के नाम से जानते हैं, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी। दूसरे को सीसेट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट।
दूसरे पेपर में 66 अंक या 27 प्रश्न लाना जरूरी है। यदि वो नहीं आते हैं तो पहले पेपर में आपके कितने भी अंक आ जाए वो कंसीडर नहीं होंगे, पर आपका जो परिणाम है, आप चयनित हुए या नहीं हुए, वो पहले पेपर के आधार पर तय होता है। और कितना कट ऑफ जाता है, तो 200 में से यदि आपके 98 या 112 नंबर के आसपास आ जाते हैं अभी तक के कट ऑफ के अकॉर्डिंग 50 से 55%, तो आपका पहला एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। फिर दूसरे एग्जाम में आपको लिखना होता है 4 जीएस के पेपर, 2 आप एक विषय चुनते हैं, उसे हम लोग ऑप्शनल का पेपर कहते हैं। कोई भी विषय चुन सकते हैं जो विषय आपको यूपीएससी अपने सूची में देती है। 500 नंबर के वो विषय के पेपर होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है, 1750 नंबर का पेपर होता है। उसके अतिरिक्त 2 पेपर 300 नंबर के होते हैं जिसमें 75 नंबर लाने हैं। यदि 74 नंबर भी आए तो फिर ऊपर वाले पेपर चेक ही नहीं होते हैं, क्योंकि आप इन दोनों पेपर में फेल हो गए। हिंदी की जगह आप मराठी, गुजराती कोई भी पेपर यहां चुन सकते हैं, पर ये इंग्लिश सबके लिए होता है। 75 मार्क्स लाना कंपलसरी है, नहीं तो पेपर चेक ही नहीं होंगे। अब आप यहां पर 75 मार्क्स लेकर आ गए, तो अब यहां पर आपके पास टोटल 1750 मार्क्स का पेपर है। 800 प्लस अंक यदि आप लेकर आ जाते हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू यहां पर अब 275 नंबर का हो जाता है। 275 नंबर में न्यूनतम 60 अंक आपको दिए जाएंगे इंटरव्यू में आने के। बाकी आपके प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करेगा कि कितने नंबर दिए जा सकते हैं। अधिकतम अंक 210 तक भी चले जाते हैं। इंटरव्यू के नंबर आपको तय कराएंगे कि आपको रैंक कौन सी मिलेगी, या फिर इंटरव्यू के नंबर के आधार पर आप बता सकते हैं कि आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, इनकम टैक्स कमिश्नर मिलेगा, आईआरएस मिलेगा या आईआरटीएस मिलेगा। वो कई सारी बातें तय करती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आंकड़े पर भी आ जाते हैं। पीटी का जो फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया होता है, वो 8 लाख विद्यार्थी होते हैं। लेकिन फॉर्म भरना अटेम्प्ट काउंट नहीं करवाता है। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। बैठने वाले विद्यार्थी 5 लाख के आसपास ही होते हैं। इन 5 लाख में जितनी भी सीटें आई हैं, जैसे मान लो 800 सीटें आई हैं, तो 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, मतलब 12,000 विद्यार्थी पहली परीक्षा में चयनित होते हैं। ये 12,000 विद्यार्थी फिर मेंस की परीक्षा में बैठते हैं, जो 1750 नंबरों के पेपरों को लिखते हैं, और लगभग जितने भी सीटें हैं उसके 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते हैं। 2400 विद्यार्थी इनमें से चयनित होंगे। इन 2400 का इंटरव्यू होगा और फिर इनमें से फाइनली 800 लोगों का चयन किया जाएगा। ये 800 मैंने एक डाटा लिया है, ये सीटें बदलती रहती हैं, कभी ज्यादा कभी कम। वो डिपेंड करेगा कि सरकार के पास कितनी विज्ञप्ति, कितनी सीटें खाली हैं, या सरकार कितनी सीटों पर आपके फॉर्म आवेदन कर रही है। यहां एक और बात जो हम लोगों ने ध्यान देनी चाहिए कि अगर यूपीएससी की हम बात करें तो यूपीएससी में तैयारी करने वाले विद्यार्थी और एग्जाम देने वाले विद्यार्थी में बहुत अंतर है। तैयारी करने वाले विद्यार्थी बड़े मुश्किल से 1 लाख के आसपास होते हैं, 1.5 लाख के आसपास होते हैं। बाकी फॉर्म भरने के लिए, ट्रायल करने के लिए कई सारे लोग आते रहते हैं। तो ओवरऑल पीटी में और मेंस में और इंटरव्यू में हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके की बातचीत होती है। अब एक चीज आप लोगों को जो मैं क्लियरली समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप लोग भी देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी हैं वो 50-55% में ही सिलेक्शन ले लेते हैं। टॉपर जो होता है उसके 55% नंबर होते हैं, और अगर हम बात करेंगे तो जो आखिरी रैंक वाला विद्यार्थी होता है उसके लगभग 48-45% नंबर होते हैं। वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होते हैं। आज हम उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो एक मोटे तौर पर कहें तो इस परीक्षा में 55% लाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो टॉपर हैं उसको आप मूर्ख नहीं कह सकते कि वो 55 ही ला पा रहा है, क्योंकि इस टॉपर की योग्यता या इस परीक्षा का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इसके कट ऑफ के लिए सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार हैं कि 55% का ही कट ऑफ इसमें जाता है। अब आइए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात की शुरुआत करते हुए लेकर जा रहे हैं कि जो नए विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, सवाल क्या क्या है। सवाल है कितनी एनसीईआरटी या कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेगी सर, क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, क्या यूट्यूब से तैयारी हो सकती है,
क्या ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं? ऑनलाइन क्लासेस में कैसा रिस्पॉन्स है? साथ ही साथ नोट्स कैसे बनाते हैं? आंसर राइटिंग इसमें जरूरी होता है तो उसकी प्रैक्टिस कब करते हैं? ये वो जो सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब एक ही दिन में खोजने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये सारे सवाल समय बीतने के साथ आपके हल होते चले जाएंगे। इसका मतलब आपको यदि तैयारी करनी है, यदि आप शुरू से कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो आप सवालों के जवाब ढूंढने की जगह पर सबसे पहले क्या काम कर लीजिए? सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस पहला पॉइंट कि हमें सिलेबस के ऊपर चर्चा। क्या सिलेबस आप पढ़ेंगे? जी नहीं, सिलेबस आप स्वयं मत पढ़ना, क्योंकि आप जिस नजरिए से उस सिलेबस को पढ़ोगे वो बिल्कुल पहला दृष्टिकोण है जब जिंदगी में कोई पहली बार आईएएस की तैयारी करता है। यूट्यूब पर ढेरों वीडियो हैं जो सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए रखे गए हैं। आप यूट्यूब पर केवल यूपीएससी सिलेबस एक्सप्लेनेशन डाल दीजिए तो कई सारे महानुभवी लोग आ जाएंगे जो आपको सिलेबस को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी में कितने विषयों का अध्ययन करना होता है। अब टारगेट दूसरा आ जाते हैं। हमें पता चल गया सिलेबस, जो नए शुरुआत करने वाले विद्यार्थी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहला स्टेज, आपने सिलेबस की जानकारी संभाल ली है। दूसरी स्टेप पर आते हैं। अभी कोई ज्यादा नई किताबें मत खरीदना। ऐसा मत करना कि दुकान में गए, घर वालों से कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, लाइए 10,000 रुपए किताबें खरीदनी है। दुकान में गए, 10,000 रुपए का बिल बनाया और बहुत बड़ा थैला लेकर आ गए और घर वालों से कहा अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपको नहीं पता कि मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के विद्यार्थी कितनी किताबें खरीदते हैं। मैंने तो केवल 10,000 की खरीदी है, कोई जरूरत नहीं अभी किताबों की। हम देखते हैं कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नए विद्यार्थी हैं, जब वह सिलेबस को समझ ले, अब उसमें से कोई 2 विषय का चुनाव कर ले। वो 2 विषय पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई भी 2 विषय चुन सकते हैं, जैसे वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा विषय होता है, थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है। वो राज्य व्यवस्था पॉलिटी की शुरुआत कर सकते हैं, वो भूगोल से शुरुआत कर सकते हैं, वो इतिहास से शुरुआत कर सकते हैं, वह अर्थव्यवस्था से भी शुरुआत कर सकते हैं, वह जनरल साइंस से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि वह इसके अलावा भी अन्य किसी विषय से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई विषय से वो तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर तैयारी की शुरुआत कोई 2 विषय से हम करेंगे। अब 2 विषय में करना क्या है? क्या 2 विषय में एक स्टैंडर्ड किताब लेकर आ जाएं? क्या एनसीईआरटी खरीद लें? क्या करें उन 2 विषयों का? बड़ा सिंपल सा विकल्प है, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई 2 विषय हम चुनते हैं। मान लीजिए कि मैंने राज्य व्यवस्था को चुना, पॉलिटी को चुना, तो इधर मैं पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करूंगा। प्लस साथ ही साथ मान लेते हैं कि मैं कला और संस्कृति या फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना स्टार्ट करूंगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसा विषय मैंने चुन लिया। करना क्या चाहिए? कोई किताब मत पढ़िए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो भाई, जब कोई इकोलॉजी इन्वायरमेंट का विषय पढ़ने जाएगा तो वो आधी बातें समझ पाएगा, आधी बातें समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उस विषय की शब्दावली से वो अवगत नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन क्या है? आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट यूट्यूब पर डालिए। आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए एक शिक्षक को खोजिए। कोई भी शिक्षक, आप मेरी क्लास देख सकते, किसी की भी क्लास आप शुरू करिए। और पर्यावरण पारिस्थितिकी पर लगभग 10 दिन का टारगेट रखिए कि भाई मैं 10 दिन में कुछ पढ़ना चाहता हूं। तो जितनी भी कक्षाएं हो सके, 10 क्लासेस, 15 क्लासेस, जितना भी तुम पढ़ सकते हो। इधर भी पॉलिटी में भी लगभग किसी भी शिक्षक की क्लासेस से आप शुरुआत करिए। 15 से 20 क्लासेस, यहां पर 15 दिन का टारगेट दीजिए। थोड़ा बड़ा विषय है ये। पहले कुछ क्लासेस लीजिए, और क्लासेस लेने का मतलब 2 कॉपियां बनाइएगा, उसमें नोट्स बनाइएगा। नोट्स का मतलब जो भी मास्टर बोल रहा है
तुम्हें जो महत्वपूर्ण लग रहा है कि ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी नहीं है, अपने अनुसार जैसा लगता है वैसे नोट्स बना दीजिए। अब आपने शुरुआत कर दी है, यूपीएससी का शुभारंभ हो गया है, शुरू से शुरू हो गया है। अब इन दोनों विषयों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। तब अब आप क्या करेंगे? अब आप शुरुआत करिए यहां से। जब आपको विषय की शुरुआत हो जाए तब आप एक एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं कि 6वीं क्लास से ही पढ़ें, 9 क्लास की भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, 10th भी पढ़ सकते हैं, 11th भी और 12th भी, कोई भी एनसीईआरटी से शुरू करें। अगर एनसीईआरटी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि पॉलिटी में जितनी भी किताबें आती हैं उसमें लगभग एक जैसी बातें हैं, फिर राम शरण शर्मा की बात कर लीजिए, लक्ष्मीकांत की बात कर लीजिए, डीडी बसु की, सुभाष कश्यप की, कोई भी चल जाएगी। इसी रूप में आप यहां पर भी एनसीईआरटी में क्लास 7 की एनसीईआरटी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे तो क्लास 12 की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसमें अंतिम यूनिट देख सकते हैं, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशन उसमें मिलते हैं, आप उन किताबों को भी चुन सकते हैं। तो अब आप किताब को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे, उस किताब में कोई नई बात समझ में आती है, कोई नया कंसेप्ट मिलता है, उसका नोट्स बनाएंगे। नोट्स एक ही बार बनाया जाएगा, पहली बार पढ़ते हुए बनाया जाएगा, शिक्षक की मदद से शुरुआत करेंगे, बाद में किसी किताब की ओर आएंगे। यहां पर आपकी शुरुआत तैयारी की हो गई है। अब इसमें पूर्णता लाना है कि सर ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें पूर्णता लाना है। पूर्णता का मतलब कि अब हम चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए, हम चाहते हैं कि एक तरीके से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाए। तो अब आप एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक बढ़िया सी कॉपी बना लेंगे तो अब मैं आपको एक विषयों की सूची लिख कर दे रहा हूं और उन विषयों की सूची में 5-5 बातें बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम कला और संस्कृति लिख रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, कला और संस्कृति लिख रहे हैं, फिर आधुनिक भारत, जैसे कि फिर मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री, प्राचीन भारत, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि भाई मुझे YouTube पर किसी टीचर को फॉलो करना है। यदि आपकी ऑनलाइन कहीं पर भी क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, तो ऑफलाइन क्लास लिखनी है। एक एनसीईआरटी का कॉलम बनाना है, एक स्टैंडर्ड बुक का कॉलम बनाना है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 5 बातें हैं। क्या सब कुछ तैयार करना है? नहीं। 5 में से कोई 3 बातें भी अगर आपने ताकत से तैयार कर ली, 4 बातें कर ली तो बेहतरीन, इससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और 5 बातें कर ली तो टॉपर की गारंटी ले सकता हूं मैं कि भाई तुम टॉप करने वाले हो। जैसे मान लीजिए कि हम कला और संस्कृति पर बातचीत कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि YouTube पर हमें कोई एक शिक्षक मिल गया। अब आप ये मत कहिएगा कि सर टीचर भी आप ही बता दीजिए, तो बार बार मैं अपना ही नाम लूंगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी टीचर को आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको YouTube पर इन टीचरों को फॉलो करना है। यदि आपने क्लासेस की है तो ये कॉलम ठीक है, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लासेस है तो फिर आपकी जो भी क्लास में आपका टीचर होगा उनसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी पर। क्या कला और संस्कृति की कोई एनसीईआरटी स्पेसिफिक है? जनरली नहीं है। उसकी कोई मार्केट में अगर मटेरियल है तो ये NIOS का मिलता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा एनसीईआरटी अगर नहीं है तो एक राज्यसभा पर 16 वीडियो की सीरीज है। राज्यसभा चैनल पर 16 वीडियो की सीरीज है जो बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से है। आप उस सीरीज को देख लीजिए। नितिन सिंघानिया साहब की किताब चलती है, बढ़िया किताब है। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई दूसरा भी है विकल्प तो वो ले लीजिए।
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आपको 20 वर्षों के, 10 वर्षों के जितने मिल जाए, ये तैयार हो गया हमारा पहला कि भाई कला संस्कृति में अब मुझे ये चीजें कवर करनी है। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले आप एक शिक्षक को फॉलो कर रहे हैं। शिक्षक की कंप्लीट हो जाने के बाद आपने उनके नोट्स बना दिए हैं। अब बाकी हर एक के नोट्स नहीं बनेंगे। एक बार नोट्स बना दिए किसी भी टीचर के, अब जब आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उस बुक में कोई नई बात मिले तो अपने नोट्स में जोड़ना। बाकी बातें लग रही कि ये बात तो लिख दी हमने, उसे स्किप कर देना। फिर बुक के भी नोट्स। फिर मान लीजिए कि कोई आपने राज्यसभा चैनल देखा, राज्यसभा चैनल पर कुछ नई बात मिली, उसके नोट्स। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई नया सवाल मिला जिसका कहीं से कहां तक कनेक्शन आपके नोट्स में ही नहीं था, उसके नोट्स। एक ही कॉपी बनेगी लाल लालियो। कला और संस्कृति के लिए मेरे हिसाब से 200 पेज की कॉपी बनेगी, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। 200 पेज की कॉपी ज्यादा से ज्यादा कला संस्कृति में सारी चीजें कवर कर देती हैं। तो हमने एक पहला विषय तैयार कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में मान लीजिए कि आपने मेरी कक्षाओं को देखा मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर मान लीजिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो। अब ऑनलाइन में मान लीजिए कि आप अनअकैडमी प्लस पर ही हैं, तो आप ऑनलाइन में वहां पर कई टीचर अवेलेबल है, उनको भी देख सकते हैं। कई सारे शिक्षक वहां पर अवेलेबल हैं, तो कोई एक टीचर और ले लीजिए। एनसीईआरटी में हम कहते हैं कि भाई बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लो तो भी सफिशिएंट है। बुक में अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम की किताब अच्छी मानी जाती है, स्पेक्ट्रम की किताब भी बहुत बढ़िया है। बिपिन चंद्रा के अलावा 8 क्लास की एनसीईआरटी भी अच्छी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको 20 साल के, 30 साल के जितने मिल जाए, 10 साल के मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है सर ये सब कुछ करना पड़ेगा? नहीं, एक टीचर फॉलो किया, आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब आपको लगता है कि इनमें से कोई एक किताब आपने पढ़ ली है, स्पेक्ट्रम, 8 क्लास, बिपिन चंद्रा, या कोई भी इतिहास की एक किताब, कोई भी एक किताब पढ़नी तो पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो भाई, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइटर जब बोलेगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं। ये चीज कंपलसरी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये कंपलसरी है। बाकी आप यहां पर दोनों में से, जैसे मान लीजिए आपने मेरी क्लास ली, फिर आपको लगता है कि सर अब कोई टीचर की हमें जरूरत नहीं है, हम एक किताब करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी एक किताब, तो रेडी हो गया। बस मॉडर्न हिस्ट्री में और कितना पढ़ोगे? देखो 100% सिलेबस तो तुम 100 टीचरों से पढ़कर भी नहीं कर सकते हो। 100% सिलेबस लाल लालियो, 100% सिलेबस तो तुम 100 टीचरों से भी पूरा नहीं कर सकते हो। हमें कितना करना है? 90%, 95%। एक टीचर कितना कवर करा देता होगा? मैक्सिमम 80-85%। भले ही बोल देते हैं मास्टर कि मेरी इस कॉपी या इस चीज से बाहर नहीं जाएगा, वो सब ठीक है, मैं भी बोलते रहता हूं, चलता है वो। 80-85% सिलेबस कवर कर देता है टीचर। आपने बुक पढ़ ली, 5% उसमें कवर हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दिए 20 साल के, 5% और कवर हो गया। अब यदि आपकी कोई मंशा है, आपके पास टाइम है, आपने कोई एनसीईआरटी भी पढ़ ली, 2-3% और कवर हो गया। 95, 96, 97, इससे ज्यादा आगे जाने की ना औकात रखिए, ना कोशिश करिए। क्या करोगे? मॉडर्न हिस्ट्री को 20 किताबों से पढ़कर क्या करोगे? पीएचडी करना है कि हमारे साथ आना है पढ़ाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्शन लेना है हमें, ये फिक्स पैटर्न है। फिर वैसे हमने तैयार कर लिया मिडवल हिस्ट्री में। अब मिडवल हिस्ट्री में हो सकता है कि आपने एक टीचर को फॉलो किया, आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लास को आपने देख लिया। एनसीईआरटी में सतीश चंद्र जी का नाम आ गया कि सतीश चंद्र जी को देख लीजिए, या फिर अगर आपको कोई भी एक किताब मिल जाती है मिडवल हिस्ट्री में कि वो राइटर की किताब है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो 20 साल, 15 साल, 10 साल लगानी है। जरूरी नहीं कि दोनों करने हैं, जरूरी नहीं कि दोनों करने हैं, लेकिन इन दोनों में से एक जरूरी है, इन दोनों में से एक जरूरी है, और ये कंपलसरी है। हमें क्या करना है? एक आत्मविश्वास जगाने के लिए इन चीजों को 2 जगह से करना है, टीचर से, किताब से, किताब मतलब एनसीईआरटी स्टैंडर्ड और प्रीवियस ईयर। भाई 3 डायमेंशन मेरे कवर हो गए हैं, इससे बियॉन्ड ना तो मुझे तैयारी करनी है और इससे बियॉन्ड ना मुझे जानना है।
मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं पीएचडी करने नहीं बैठा हूं और ना ही मुझे 5 साल की कोई योजना है, 1 साल का टाइम मेरे पास है। मम्मी पापा ने कहा है कि देख लो बेटा 1 साल जिंदगी जी लो, वो जैसे डीडीएलजी में पिताजी नहीं कहते जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो बस समझ जाना कि तुम्हारे पास भी 1 साल है कि जाओ लाल लालो जी लो अपनी जिंदगी। तो आपको 1 साल का स्ट्रक्चर बनाना है, 5 साल की कोई योजना नहीं है, 1 साल में सब कुछ करना है, पूरा फाइनल बताना है, अपने आप को भी तैयार करना है 1 साल। अगले साल तैयारी नहीं करेंगे, अपने आप को भी बताते चलना, अड़ोसी पड़ोसी को भी बताते चलना, 1 साल के बाद आप काम धंधे पर लग जाओगे। सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे केवल यूपीएससी के लिए तो नहीं हुए थे, तनाव नहीं लेना है। अब इस पर आ जाते हैं, प्राचीन भारत पर। अब प्राचीन भारत में मान लीजिए कि मेरी क्लासेस को आपने फॉलो किया, कोई एक टीचर फिर फॉलो किया, या आपने फिर यहाँ कोई भी एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो राम शरण शर्मा साहब की किताब है, तो राम शरण जी की किताब को पढ़ लिया, और भी कोई किताब मिल गई आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दिए। दोनों में से कोई एक कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब आप छोड़ नहीं सकते। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास पर आते हैं। विश्व इतिहास में मान लीजिए कि मास्टर की क्लास है, मैं अब हर जगह अपना नाम लिखूंगा तो बुरा मत मान लेना, ये तुम्हारे पर है, मैं ऐसा कहीं से कहा तक नहीं कह रहा हूं। मेरी क्लास देखो, जो समझ में आ जाए। भाई तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, तुम्हें पास होना है। जिस तरीके से जिस शिक्षक के साथ हो जाए बढ़िया है, और घबराओ नहीं, ऐसा कहीं से कहा तक तनाव नहीं लेना। मेरे साथ जो भी तैयारी करने वाला लाल लाली हो, बिल्कुल ऐसा दिमाग में मत रखना कि उन शिक्षक को फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा, इनको क्या करेंगे, कुछ नहीं। जहां ज्ञान की 2 बातें मिले वहां रुक कर सुन लो, यही यूपीएससी सिलेक्शन का मूल मंत्र है। हमें पता होना चाहिए कि ज्ञान की बातें मिल रही है, हमने सीख लिया, सुन लिया, समझ लिया, क्योंकि यूपीएससी कोई 2-4 किताबों की परीक्षा है नहीं कि जिसमें 2-4 किताबें रट ली और हम कह देंगे कि जाओ बेटा अब तो तुम सेलेक्ट हो गए। यहां तो पूरे जीवन के पृथ्वी पर जितना अनुभव प्राप्त किया है, हर एक क्षण एग्जाम हॉल में याद आता है। जब हम मेंस लिखते हैं तो ये बारीकियां बातें, या जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, ये पूरी याद आएगी। तो इस तरीके से अब हमने हिस्ट्री को तैयार कर लिया। अब यहां एक बड़ा सवाल है, सर इसमें समय कितना दे, इस पर भी आ जाते हैं। 1 साल का टाइम मैंने दिया है आप लोगों से। अब आप लोग यदि जॉब करने वाले हैं तो 6 घंटे 5 घंटे देना अनिवार्य मान के चलिए। यदि आप लोग केवल इसी के लिए डेडिकेट है तो 7 से 8 घंटे की तैयारी करिए। 7 से 8 घंटे की तैयारी का क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह तैयारी की आज शुरुआत करना चाहूं तो मैं अपने 8 घंटों को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 2 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे और 3 घंटों के रूप में। तो 2 घंटे में मैंने एक विषय ले लिया, 2 घंटे में मैंने अगला विषय ले लिया, 1 घंटे में मैंने उनके जो भी डायमेंशंस है या जो भी वीडियो हैं, जो भी क्लासेस हैं, वो 3 घंटे में, और 1 घंटे में मैंने उनका रिवीजन कर लिया। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां क्लास ले रहा हूं, यहां मैं बुक पढ़ रहा हूं, यहां मैं एनसीईआरटी या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा हूं, और यहां मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो 8 घंटे में बांट दिया मैंने। आप एक जैसे 2 घंटे में बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि पॉलिटी की, तो फिर क्लास ले लीजिए आप मान लीजिए कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट की। 2 विषय साथ साथ चलाने हैं, 2 विषय साथ साथ चलाने, कोई जल्दबाजी मत करिए। आराम से 2-2 विषय को 1-1 महीना भी लग गया तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीनों में आपका सिलेबस कवर होगा। हाँ, कुछ लाल लाली क्या करेंगे, 1-2 महीने की तैयारी करने के बाद क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे और कहेंगे मुझसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं सवाल। तो तुमसे जिंदगी में नहीं सॉल्व होने वाले। 2 महीने की तैयारी यूपीएससी की है नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के लिए सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसी सब्जेक्ट के करना, दूसरे सब्जेक्ट के सवालों पर कोई भी हाथ नहीं लगाना है। तो इस तरीके से एक एक विषय का अपना एक टेबल बना लो, तय कर लो कि तुम्हें कहां पर कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन सी किताब करनी है। अब आते हैं बाकी छोटी छोटी जो बातें बीच बीच में आती है, उन पर भी आ जाते हैं। आप में से कई लोगों को 1-2 सवाल और भी खड़े होते हैं। पहला सवाल, आंसर राइटिंग कब करे सर?
दूसरा सवाल ऑप्शनल की तैयारी कब करें। तीसरा सवाल सीसेट के बारे में कब होगी बातें। उन सारे सवालों के जवाब। पहला, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन। मेरे हिसाब से इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, एटलीस्ट 2 महीने की तैयारी होने दीजिए। आंसर राइटिंग में उतर जाना, सवाल बनाना, लिखना शुरू करना। दूसरा सवाल कि मेंस ऑप्शनल की तैयारी क्या, तो लगभग आप वैकल्पिक विषय का चुनाव कब करेंगे कि कौन सा विषय चुनना है, लगभग 3 महीने की तैयारी के बाद। अब कुछ कैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले ही दिन तय कर लिया है कि मुझे ये ऑप्शनल चुनना है, बहुत बढ़िया भाई। यदि पहले ही दिन आपने तैयारी कर ली है कि हमें ये ऑप्शनल चुनना है तो कोई बुरा नहीं है, पर तैयारी के ऑप्शनल की शुरुआत कब करिए, एटलीस्ट 2 से 3 महीने जीएस पढ़ने के बाद, या फिर कोई भी ऑप्शनल की तैयारी की शुरुआत कर रहा हो तो वह ऑप्शनल यदि जीएस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर, पॉलिटी से जुड़ा हुआ ऑप्शनल है, तो आप उसे महीने भर के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब महीने भर के अंदर भी शुरू कर सकते हैं। और तीसरा आता है सी सेट। तो सी सेट, अगर आपका गणित बहुत वीक है तो मेरे हिसाब से सी सेट के लिए आप 6 महीने के बाद शुरुआत कर लीजिएगा। यदि गणित ज्यादा वीक नहीं है तो एग्जाम से 4 महीने पहले, जब भी एग्जाम की डेट आ जाएगी, 4 महीने पहले सी सेट पर पूरी ईमानदारी पूर्वक 50-60 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, आसानी से वह कवर हो जाएगा। हर सवाल का जवाब समय के साथ मिलता जाएगा। एक ही दिन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश मत करना, एक ही दिन पूरा पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत करना। यूपीएससी एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि 100 मीटर की दौड़ में कुछ सेकंड ताकत से जोड़े और फिर आराम किया। ये लगभग मैराथन है, 42 किलोमीटर वाली मैराथन होती है, उतनी लंबी मैराथन है। इस मैराथन में कभी उतार चढ़ाव आएंगे, कभी पढ़ाई ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है, उससे घबराना नहीं। कोशिश करना कि इस 42 किलोमीटर जैसी मैराथन में हम एक कांस्टेंट स्पीड से तो चलते ही रहते हैं। तो जैसे कि कोशिश करना कि इस यूपीएससी के सफर में कुछ भी हो जाए, 4 घंटे से नीचे पढ़ाई जानी नहीं चाहिए। कभी 9-10 घंटे हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन 4 से 5 घंटे उसके बगैर सोना नहीं है। ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी है, एक किताब को जितनी बार पढ़ सकते हो, एक किताब को जितनी बार पढ़ सकते हो उतना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। 3 बातें बता दे रहा हूं जो तैयारी के दौरान भूलना नहीं है। रिवीजन बार बार करते चलना है। पुरानी किताबें, जो किताबें पढ़ी है उसी को आप फिर से दोहरा सकते हैं, पर नोट्स बनाने की आदत डालते रहनी है। और तीसरा, यूपीएससी में शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई महत्व नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का महत्व है। और उसके लिए जरूरी है कि चीजों को एनालाइज करते चलिए, चीजों को समझते चलिए। जितना ज्यादा आपका एनालाइज पावर अच्छा होगा उतना ही आप लोगों को चीजें बेहतर समझ में आएगी। मैं संक्षिप्त में समरी कर दे रहा हूं नए विद्यार्थियों के लिए। पहला, वह सिलेबस को किसी भी शिक्षक से पहले समझ ले, सिलेबस को समझ ले। दूसरा, वह किन्हीं 2 विषय को सेलेक्ट कर ले, किन्हीं 2 विषय का चुनाव कर ले। वहां से वो जीएस के विषय मतलब उनको पढ़ना स्टार्ट करे। जब विषय सिलेबस पता चल जाएगा तो चुन लोगे विषय आप लोग। उन विषय में परिपूर्णता लाने के लिए 5 सोर्स चुन लीजिए कि भाई यूट्यूब से भी कोई क्लास है तो बहुत बढ़िया, कोई बुक है स्टैंडर्ड तो और भी बढ़िया, एनसीईआरटी है तो और भी बढ़िया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पर्याप्त रूप से नोट्स बनाएं, घबराएं नहीं। नोट्स बनाने में हाथ दर्द कर सकते हैं, शुरुआत में यह तकलीफ आएगी, लेकिन नोट्स बनाने ही है। हमें लगभग 10 कॉपियां, 15 कॉपियां, 20 कॉपियां तक भर सकती है, तो 20 कॉपियां भरनी ही है। एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं देना भूल गया, करंट अफेयर। करंट अफेयर को जरूरी है
उसे भी पढ़ते चलना है, लेकिन प्रतिदिन के रूप में नहीं। थोड़ा करंट अफेयर पुराना होने दिया करिए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि हर दिन का करंट अफेयर सब महत्वपूर्ण लगता है। फिर अफगानिस्तान में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो भी ऐसा लगता है कि सब महत्वपूर्ण है। घबराना नहीं, करंट अफेयर पुराना होने दीजिए, सप्ताह भर होने दीजिए, 1 महीना होने दीजिए, फिर पढ़िए। मैगजीन पढ़ लीजिए तो भी बेस्ट रहेगा, पर ज्यादा तनाव के साथ करंट अफेयर तैयार नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा बुकलेट, ज्यादा चीजों की ओर ध्यान नहीं देना है। जितना चीजें समझ सकते हो, जितनी चीजें याद कर सकते हो, उसके अनुसार आगे बढ़ना है। कम किताबें खरीदनी है, कम किताबें खरीदनी है, पर अधिक से अधिक रिवीजन करना है। यह एक लंबा मैराथन है, चलता रहेगा, कभी उतार चढ़ाव आता रहेगा, उससे घबराना नहीं। 10-12 दिन की तैयारी से कुछ बदलाव नहीं आता है, आप अपने निरंतर पढ़ाई में लगे रहना। जो 7वां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप यूपीएससी के लिए डेडिकेट हो चुके होते हैं, तो आप तैयारी के 2 से 3 महीनों के बाद अपना परीक्षण नहीं करेंगे, अपना परीक्षण नहीं करेंगे कि अब आपको कितना आ गया है। एटलीस्ट 6 महीनों के बाद आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोच सकते हैं, 6 महीनों के बाद आप कंप्लीट पेपर सॉल्व करने का सोच सकते हैं, 6 महीनों के बाद आप अपने आप को जांचने की बात कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने तक तपस्या करनी है, घोर तपस्या करनी है, और उस तपस्या के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। इतनी अगर संक्षिप्त में बातें आप समझ गए हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे बचना है, मैं आपको बता दूं। मैंने आपको एक बात बताई, आपके मित्र ने कुछ बात बताई, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो कंफ्यूज मत होना। मेरी बात मान लोगे तो भी सफल होंगे, मित्र की बात मान लोगे तो भी सफल होंगे, यदि डेडिकेशन और ईमानदारी है तो। दूसरी बात, बार बार नीतियां मत बदलना कि कभी इधर कभी उधर, ऐसे जो मतलब जंपिंग की प्रोसेस है वो आप स्टेबल नहीं है। तीसरा, अपने आसपास की चीजों से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा समझना, क्योंकि वही चीजें तुम्हें बता पाएगी कि वास्तविक रूप में जो किताबों की बातें हैं, वो किताबों की बातें अब रियल लाइफ में कहां कहां आप जोड़ सकते हैं, वो लंबी मेमोरी के रूप में कन्वर्ट होगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर टॉपर की बात सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर टॉपर की अपनी एक रणनीति है। अगर मैं आपको अभी 20 टॉपरों की रणनीतियां बताऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अब तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। कभी एक टॉपर कह रहा है कि न्यूज़पेपर से मैंने सिलेक्शन लिया, दूसरा टॉपर कह रहा है कि मुझे तो भाई नोट्स बनाने में बहुत मदद मिली, नोट्स के बाद ही मैं सेलेक्ट हो पाया, तीसरा टॉपर कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो ऑप्शनल बेस्ड है तो सिलेक्शन हो जाता है, चौथा टॉपर कहेगा कि निबंध, एथिक्स जैसे विषयों पर भी गौर करना चाहिए, पांचवा टॉपर कह रहा है कि समग्र तैयारी करनी चाहिए। तो टॉपरों के बातों को मोटिवेशन के लिए सुनिए, जो अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये सेलेक्ट हुए तो हम भी सेलेक्ट होंगे, लेकिन आपको एक निश्चित पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ते चलना है। ज्यादा से ज्यादा आप सुझाव सुन सकते हैं, लेकिन वो सभी सुझाव लेना जरूरी नहीं है। कई दिनों से मैं लाल लालियों से जब बातचीत करता हूं तो मैं देखता हूं कि बगैर किसी कारण के वो स्वयं कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो ज्यादा सवाल ना खड़े करिए, 6 महीने की तपस्या है, पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर होते हुए, अपने ऊपर कदम उठाते हुए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आपको इस परीक्षा में कहीं से कहां तक ज्यादा सोचना नहीं है। मैं आपको एक वादा कर सकता हूं कि 6 महीने यदि आपने ईमानदारी से पढ़ लिए, फिर तुम्हें कोई टीचर मिले न मिले, तुम्हें कोई गाइडेंस मिले न मिले, आपको कोई अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज मिले न मिले, लेकिन आप यूपीएससी की हर बारीक से बारीक बात समझ चुके होंगे। इसलिए आप तपस्या पर गौर करिए, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं उस पर गौर करिए। बाकी मुझे जो लगता है कि इस परीक्षा के लिए 3 चीजें एक विद्यार्थी के अंतर्गत सबसे अधिक होनी चाहिए, वैसे तो सारी होनी चाहिए लेकिन 3 चीजें। सबसे पहला निरंतरता, वो लगातार पढ़ने की आदत है, उसकी ओर घबराता नहीं है। 4 दिन 12-12 घंटे पढ़कर 2 दिन आराम नहीं करता है, वो पूरे 6 दिन 8-8 घंटे पढ़ना जानता है। निरंतरता।
दूसरा, हर जगह से सीखने की उसके अंदर क्षमताएं, सुनने की उसकी आदत, सीखने की उसकी आदत होनी ही चाहिए। जहां भी ज्ञान की बात मिले घबराओ नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब जगह बढ़िया। जहां ज्ञान की बात मिलेगी, जहां मतलब अब कोई भी ज्ञान की बात नहीं, यूपीएससी के सिलेबस से जुड़ी हुई ज्ञान की बात। तीसरा जो सबसे जरूरी है, पेशेंस, धैर्य बनाए रखना, घबराना नहीं। लंबी लड़ाई है, जीत भी बहुत बड़ी है, तो थोड़ा धैर्य रखना। अपने ऊपर जो विश्वास है, जो आपका मनोबल है, जो आपके अंदर की क्षमताएं हैं, उन सभी का उपयोग धीमे धीमे होगा, तो धैर्य बनाए रखना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सारे सवालों के जवाब एक दिन मत खोजना। जब तुम इस तैयारी की शुरुआत में लगोगे तो पहले दिन पूरा अंधकार होगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, महीने 2 महीने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लग जाएंगे। तो शुरुआत में ज्यादा सवाल नहीं, मेहनत पर फोकस करिए। बाकी मैं आपको बस एक छोटी सी बात बता दूं, आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, अपने ऊपर डाउट ज्यादा मत लिया करिए। आप कर सकते हैं, आपने किया है, फिर आप YouTube पर भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते पूरी ताकत से, बहुत कंटेंट है इस पर। सेल्फ स्टडी करने की भी ताकत है आपके अंदर, आप सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं। कहीं से कहां तक अपने ऊपर डाउट मत लेना, तुम योग्य हो, तुम्हें बस मेहनत करना है। बाकी दिमाग में मत रखना कि YouTube से होगा कि नहीं होगा, तुम इतिहास रच दो फर्स्ट रैंक लाकर YouTube से। दूसरा, सेल्फ स्टडी से कई लोगों ने कहा है, होता है तो हुआ है, आपका भी होगा। ऑनलाइन क्लास से क्यों नहीं हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है। कहीं पर भी जुड़िए, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप चमत्कार भूल जाइए, घोर कलयुग में जी रहे हम, जहां पर चमत्कारी घटनाएं केवल फिल्मों में होती है, वास्तविक जीवन में अब चमत्कार नहीं होते। कल सैटरडे है, हो सकता है कुछ बेहतरीन एथिक्स के साथ साथ कई और विषयों की कक्षाओं पर भी आएंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, चिंतन करिए और अपना पहला कदम बढ़ाइए यूपीएससी में आगे बढ़ने के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।